नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। गठबंधन की गांठें खुल गई क्योंकि फॉर्मूला फेल हो गया। तय फॉर्मूले के मुताबिक मायावती को प्रधानमंत्री बनाने में अखिलेश को मदद करनी थी और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में मायावती हाथ बटाती। लेकिन जनता ने तो अपना समीकरण कुछ और ही बना रखा था। तो न माया को दिल्ली मिली और अब वो अखिलेश को न लखनऊ सौंपने को तैयार हैं। न माया मिली न राम, दोनों की हालत फिलहाल यह है। लिहाजा 2022 की जंग में अब माया अखिलेश फिर एक बार भिड़ेंगे। लेकिन सवाल यहां से शुरू होते हैं कि मायावती ने जिस तरह इसका ठीकरा अखिलेश के सिर फोड़ा है और कहा है कि सबके लिए यादव वोटर्स जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, इससे जहां यह एक तरफ साफ हो जाता है कि गठबंधन महज जातीय आधार पर हुआ था, न कि महापरिवर्तन के लिए, जनता ने भी अपने मैंडेट में ठीक वही बताया, वही फैसला किया। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने की चर्चाओं के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने खुद आकर स्थिति साफ कर दी और फिलहाल गठबंधन पर ब्रेक लगाने की पुष्टि कर दी। कह दिया कि एक तरफ अखिलेश और डिंपल के साथ हमेशा के लिए रिश्ते बनी रहेगी, तो दूसरी तरफ चुनावी राजनीति में अकेले ही आगे बढ़ने की भी पुष्टि कर दी। मायावती ने लोकसभा चुनाव में करारी हार का ठीकरा भी समाजवादी पार्टी पर फोड़ डाला और कहा कि यादव वोट नहीं मिले, मतलब कि यादव, दलित, मुस्लिम का जो समीकरण बनाया गया था वही बात सच निकली। खुद आज यह भी साफ हुआ। तो क्या जनता ने यह कह दिया कि नहीं, यह समीकरण हमें मंजूर नहीं क्योंकि जातीय आधार पर बनने वाले समीकरण से हमारा भला नहीं होगा, यह अब जनता समझ चुकी है। और सवाल यहां से यह कि क्या यह बात हमारे राजनेता समझने को तैयार हैं? क्या आगे की राहें क्या होंगी, समझेंगे हम। लेकिन क्या कहा मायावती ने, यह भी सुन लीजिए आप, यह भी समझिए। से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिले शिकवों को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी कोशिश बनी रहेगी। राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। और इसलिए अभी संपन्न हुए लोकसभा आम चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ सुना आपने कि सपा का बेस वोट यानी यादवों का वोट साफ अर्थात के द्वारा मायावती जी ने यह साफ कर दिया कि यह समीकरण क्या था।
जो बातें कही जा रही थी ये महापरिवर्तन का नहीं बल्कि जातियों का गठजोड़ करने की कोशिश की थी, जिसे इन्हीं जातियों ने नकार दिया। ये दोनों बातें आज मायावती ने साफ कर दी और यहीं से मैं कहता हूं कि जनता की पाठशाला से इन राजनेताओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है जो जनता ने बताया है इस मैंडेट के जरिए। मैं इस पर बात करूंगा। मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, कौशिक साहब हैं, लेकिन उससे पहले जरा यह भी सुन लीजिए कि एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके लिए भी स्थिति वही है, न माया मिली न राम। गठबंधन अब वो उम्मीद कर रहे थे कि मायावती उनका सहयोग करेंगी लखनऊ में उनको मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाने के लिए, तो अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि गठबंधन तो टूट चुका। तो अब उन्होंने कहा है कि 2022 में हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव को। इसमें समाजवादी सरकार होगी, यही रणनीति है और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों के विकास पे ले जाने का काम करेंगे। 2022 में समाजवादी सरकार होगी, यही रणनीति है और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों के विकास पे ले जाने का काम करेंगे। इसके सिवा कह क्या सकते हैं अखिलेश? और कुछ कहने को फिलहाल है नहीं। वो कोस भी नहीं सकते मायावती को कि उन्होंने मेरा साथ तो ले लिया लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो वादे के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए साथ छोड़ दिया। लेकिन जाहिर है कि विपक्ष के लिए इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी के सीएम ने मोर्चा संभाला हमले का और कहा कि दरअसल ये धोखेबाजों का गठबंधन था, दोनों के रग रग में धोखा है, तो ये तो होना ही था। 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। और मैं ये कह सकता हूं कि मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, मायावती जी अब भाजपा की सगी नहीं हुई और अखिलेश जी जब अपने पिता और चाचा के नहीं हुए तो इनका गठबंधन टूटना तो पहले से तय था। ये तो माननीय मोदी जी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के बनने के सपने देख रहे थे, जनता ने चूर चूर कर दिया। 100 में 60 हमारा है। ये एक होकर के लड़े, अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल ही खिलेगा। यादव भी हमारे हैं, जाटो भी हमारे हैं, पूरा देश हमारा है, प्रदेश हमारा है। बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं? नहीं, चुनौती है गठबंधन करके कौन से हमारे लिए चुनौती बन गए? हम चुनौती कभी मानते ही नहीं। डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। मेरे साथ नरेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से और राजीव सिंह भी जुड़े हुए हैं जो अब एसपी और बीएसपी में जिस तरह से घमासान छिड़ता नजर आ रहा है उसको उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब राजीव, ये तो होना ही था, हो गया, बीजेपी यही कहती रही और ये होकर रहा। तो अब क्या आपको आज जो तेवर था मायावती का, लगता ऐसा लग रहा था, मैं उसको एक शब्द मेरे जहन में आ रहा था उनको सुनते हुए कि हारे को हरिनाम, क्या देख रहे थे आप? यकीनन अजय, जैसा कि जो होना था ये पहले से ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और पहले भी बीजेपी उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो हारेगा और बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और 23 तारीख को ये गठबंधन टूट जाएगा और एक दूसरे को सपा बसपा कोसते नजर आएंगे। बस फर्क इतना है कि 23 की बजाय वो 4 तारीख को ऐलान हुआ, 13 दिन बाद 13 दिन ज्यादा चला है। तो कुल मिलाकर जिस समीकरण के आधार पर यह गठबंधन किया गया था, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो या दलित हो, अगर सिर्फ जिस तरह आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ यादवों पर निशाना साधा है तो उससे सिर्फ यादव ही नहीं बल्कि दलित भी कटा है। दलित भी जो रणनीति, जो एक उम्मीद बनाई गई थी कि दलित अपनी हार थोड़ा कोई यादवों को मिलाकर देखा जाए तो कोई बताता है, दूसरों की कमी निकालता है। राजीव, यकीनन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ यादव ही नहीं बल्कि जो गठबंधन का वोट बैंक था वो एक दूसरे दल को ट्रांसफर कराने में नाकामयाब रहा और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना दल के साथ 64 सीटें जीती हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो जातिगत आंकड़ों पर नहीं हुआ, वो विकास के नाम पर हुआ है। देखिए अजय, जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे वो चुनाव का वक्त था, मानने को तैयार नहीं थे कि दोनों को वोट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि 50% से ज़्यादा वोट वो पाएंगे, वो पा चुके और पूरी तरीके से गठबंधन हार गया। गठबंधन जो था वो एक तरीके से फेल हो चुका था। तो जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से ही दोनों दलों में एक दूसरे के प्रति नफरत सी कहा जाए या ये कहा जाए कि दोनों में इस बात के लेकर आशंका थी
वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि उनका वोट बैंक जो बेस था ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी बैठक किया था, 24-25 तारीख को लगातार बैठक हुई थी, मुलायम सिंह यादव भी उसमें शामिल थे। तो एतराज़ जताया गया था कि बीएसपी के साथ जो गठबंधन हुआ है उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो आगे निकली और उन्होंने पलटवार करते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया और सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ दिया कि उनकी गतिविधियां सही नहीं थी, अखिलेश यादव सुधार लाएं तो आगे सोचा जाएगा, मेरे रिश्ते बने रहेंगे। ये अलग बात है क्योंकि दोनों, जैसा कि आपने अभी कहा कि अब दोनों को सीएम के लिए दावेदारी करनी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को फेस करना है। मायावती दिल्ली नहीं जा सकी, रणभूमि यही होगी, तो अखिलेश यादव को स्पेस देने के लिए मायावती तैयार नहीं थी, लिहाजा उन्होंने बिना देरी के ऐलान कर दिया गठबंधन टूट गया है, उपचुनाव में हम आगे बढ़ेंगे, अकेले आगे बढ़ेंगे। अब नंबर 2 की टक्कर के लिए सपा और बसपा टकराएंगे। जी डॉक्टर सुनील कौशिक, ये एक बात जो टिपिकली 2-3 बातें साफ हो गई। आज खुद मायावती जी ने उनकी साफगोई के लिए हमें उन्हें दाद देनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने साफगोई से कह दिया कि ये आधार क्या था जिसके बारे में हम लोग बात करते थे और हम लोगों पर आरोप लगता था, मीडिया पर आरोप लगता था कि हम उन्हें जातीय का चस्पा करते हैं। लेकिन आज मायावती ने कह दिया कि बेस वोटर कौन थे और किसने किसको धोखा दिया, उन्होंने जाति का नाम लेकर भी बता दिया। सवाल यह है कि एक दूसरे में कमी ढूंढने के बजाय हमारे राजनेता जनता ने जो पाठ पढ़ा है उसको समझने को तैयार है क्या अभी भी? ये देखो अजय, चुनाव से पहले की आप बात करेंगे, जब गठबंधन बना था तब मीडिया में ये बातें चली थी कि गठबंधन बीजेपी पे भारी पड़ेगा। तो अमित शाह ने बड़ा अच्छे से उसको पॉजिटिव लिया और अमित शाह ने कहा कि नहीं, हमें 50% के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम समझ रहे हैं कि गठबंधन हमारे लिए भारी पड़ेगा और हमारी तैयारियां उसी हिसाब से होंगी। लेकिन गठबंधन ये मानने को तैयार नहीं था जब ये बातें आने लगी कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक दूसरे के लिए। तो वही गठबंधन, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे कि मीडिया मनवादी हो गई है, मीडिया बीजेपी की भाषा बोल रही है। हो सकता है यदि मीडिया की वह राय उस समय गठबंधन ने मानी होती और उनके पास इतना समय था कि समीक्षा की होती उस समय, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने वहां जिला प्रभारी नहीं बनाए जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और ये बात मीडिया में आई, न तो वो बात अखिलेश यादव ने रखी खुल के कि कहीं बहन जी नाराज ना हो जाएं। दूसरी बात, समाज और बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कई बार रैलियों में यह कहा भी कि वोट ट्रांसफर हुआ तो जीतेंगे, तो शब्द कई बार लगाया और ये मीडिया ने कहा कि आपके लिए वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे खुद समझने के अपेक्षा। वो खुद समीक्षा कर ली होती और कारण पता कर लिए होते कि बात जी, तो एक तो कारण वो नहीं समझ नहीं पाए। गठबंधन का आधार जो जातीय बनाया, जो जिसको आज खुद मायावती कह रही थी, उन्होंने कबूल कर लिया एक तरीके से। तो नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि अब कोई भी बेस वोटर नाम की चीज शायद नहीं है, कम से कम इतनी तादाद में नहीं है कि आपको जिता दे या आपके साथ आप जहां जाएं वो बैंक की तरह, आपके खाते की तरह, आपके फिक्स डिपॉजिट की तरह यहां से वहां चले जाए आपके साथ, ये भूल जाएं अपने। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी 2007 से 2012 के बीच रही और जो 311 के मुकदमे उस समय लगे वो किस जाति पर लगे पूरा प्रदेश जानता है। और हमारी न्याय प्रणाली ऐसी है कि जो मुकदमे चलते हैं या जो लगते हैं वो 10-12 साल में आते हैं, मतलब समीक्षा लास्ट अंतिम निर्णय के बाद। तो वो अधिकतर 80% मुकदमे अब चल रहे हैं और ये बात रखी लोगों ने, जिला स्तरीय नेताओं ने रखी कि जिन लोगों ने हमको बिना वजह से जेल पहुंचाया, जिनकी वजह से हम जेल गए, हम वोट कैसे वो वोट हम कैसे कर देंगे। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कहते थे कि जिन लोगों ने हमें पीटा है, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लगा, हम उनको वोट कैसे कर देंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं कि पिछली बार लोकसभा में मुलायम सिंह यादव 3,62,000 वोटों से जीते और इस बार 90,000 वोटों से जीते। आप बात करिए, वो जो उनका वोट बैंक था वो खुद अपने वोट बैंक को नहीं बजा पाए। बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफर बाद में की बात सोचिए आप। सबसे जनता की पाठशाला में सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि आप हाँक नहीं सकते, बिल्कुल भेड़ की तरह वोटर्स को। बिल्कुल वोटर अपना फैसला खुद करता है, वही मालिक है इस जनतंत्र में। ये हमारे नेताओं को समझ लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बड़ी बात को सीधे सीधे समझने के बजाय एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ करके, मुझे लगता है आप जनता को, मीडिया को जो भी कह लें, लेकिन खुद अपने भीतर शायद यह जवाब मिल रहा हो, यह जरूरी है। नहीं, रास्ता नहीं है ना उनके पास कोई, अब रास्ता ही नहीं है। कहेंगे क्या वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनसे आप किस मुंह से जाएंगे दोबारा? तो कहीं ना कहीं तो ठिकरा फोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। चाहे वो समाजवादी पार्टी कहे कि अपने चाचा को वापस कर लो, चाहे ये कहे कि आपका वोट हमें नहीं मिला।
तो कुछ न कुछ तो कुछ ऐसी बातें होंगी जिनको लेकर 2022 के चुनाव में जाएंगे और तैयारी अभी करेंगे। ठीक बात। तो देखना हमें होगा कि क्या जनता जो पाठ पढ़ा रही है उस पाठ को पढ़ने और सीखने को तैयार हैं हमारे नेता। इसी से तय होगा आगे की राजनीति और आगे की सियासत तय होगी। आइए हम दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अब योगी एक्शन में कैसे नजर आ रहे हैं? सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। पिछले 4 दिन में सीएम योगी का यह चेहरा भी सामने आया है और लगातार ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार पर वार किया है, एक्शन लिए हैं। एक एक कर देखिए कहां कहां गिरी है गाज अधिकारियों पर। पहले बात पशुधन अधिकारी भर्ती घोटाले की। योगी सरकार ने पशुधन अधिकारी भर्ती घोटाले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के 6 अधिकारियों को निलंबित किया। इनमें अपर निदेशक भी शामिल हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि भर्ती में मानकों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से नियुक्तियां की गई। बताएं कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2017 में एसआईटी को मामले की जांच सौंपी थी। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान 2012-13 में इन पशुधन अधिकारियों की बहाली हुई थी। आगे चकबंदी लेखपाल भर्ती घोटाले की बात करें। एसपी सरकार में भर्ती हुई थी और इस दौरान घोटाला भी सामने आया। मुख्य आरोपी सुरेश यादव गिरफ्तार हुए। ऑफिसर और आयोग को भर्ती में गड़बड़ी का दोषी पाया गया। सीएम योगी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कृषि उत्पादन आयुक्त की जांच में खुलासा हुआ था। चकबंदी आयुक्त अपर संचालक चकबंदी निलंबित हो चुके हैं। ये भी सामने आया है। आगरा में भ्रष्टाचार पर वार हुआ है। बीएसए पर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के आरोप में आगरा के बीएसए सस्पेंड किए गए हैं। डाइट की प्रिंसिपल अर्चना गुप्ता भी सस्पेंड हुई है। भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई हुई और स्कूल में जो नहीं थे, क्या भ्रष्टाचार हुआ था, तो जो स्कूल में नहीं थे उन शिक्षकों को भी वेतन दिलाया। स्कूल के निर्माण के काम में भी अनियमितता पाई गई। सेवा नियमों का उल्लंघन भी पाया गया और इन सब के आधार पर यहां कार्रवाई हुई है। और अब बात इस समय सुर्खियों में यूपी पीएससी पेपर लीक मामले की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में एक्शन हुआ है। परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस मालिक की भी गिरफ्तारी हुई है। पेपर छापने वाला प्रेस मालिक ही कर रहा था पेपर को लीक। 50 अभ्यर्थियों पर की भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। परीक्षा पास कराने के लिए 20 लाख रुपए की डील हुई थी। परीक्षा से एक दिन पहले सॉल्व पेपर मिला था। अभ्यर्थियों से एडवांस में 5-5 लाख रुपए लिए गए थे। कई दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। अब आकर के सीएम योगी ने कहा है कि ये हम नहीं होने देंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। पिछले एक सप्ताह के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें यूपीएसआईसी में कुछ भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। उसमें व्यापक धांधली की शिकायत आई थी। हमने जांच करवाई और जो दोषी थे उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था, व्यापक शिकायतें हो रही थी और उसके तमाम प्रकरण की जांच हमने सीबीआई को भी दे रखा है। उस सब के बावजूद कार्य पद्धति में व्यापक सुधार हो, इन चीजों को लेकर के जो कार्य हुए थे, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये हमारा पहले का संकल्प है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि जो भी प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, प्रदेश सरकार इस कार्य को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। मेरे साथ उमेश मेरठ से और राजीव लखनऊ से जुड़े हुए हमारे संवाददाता और डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। उमेश, दो लाइन में आप लोगों से जानकारी चाहेंगे। तो यहां किस तरह का मामला सामने आया था और अब कार्रवाई, एक्शन क्या हो रहा है? जी हाँ, देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। चकबंदी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, इसके अलावा कई अन्य विभागों में हड़कंप मचा हुआ है, पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जब से सस्पेंशन की गाज गिरनी शुरू हुई है और जब से गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, जब से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तब से इन विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा की बात कर लेते हैं। यहां बीएसए को सस्पेंड किया गया है, साथ ही एक अन्य को भी
सस्पेंड किया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बेसिक शिक्षा विभाग में अनियमितताएं थी उसको देखते हुए शासन ने सस्पेंड किया है। तो आजकल जितने भी विभाग हैं वहां हड़कंप की स्थिति है। चकबंदी विभाग का हाल आपने बताया कि किस तरह से वहां गिरफ्तारी हो गई और निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जा रहा है। सरकारी जो नौकर है उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, करप्शन पर लगाम कसी जाएगी। ये सबसे बड़ा मैसेज है। राजीव, तो क्या लखनऊ में, हालांकि अचानक पता चला है ऐसा भी नहीं है, मामले भी कई इसमें बहुत पुराने भी हैं, लेकिन अब यह साफ बताने की कोशिश हो रही है कि अब और नहीं। देखिए, यकीनन अजय, जिस तरह से सीएम योगी ने ये स्पष्ट किया कि जो बीती सरकार में भ्रष्टाचार हुए थे, चाहे वो पशुपालन विभाग में हो या चकबंदी विभाग में हो, या तो जिस तरह से शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहे हैं वो बीएसए स्तर के हों या संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर के हों, वही दूसरी ओर जो यूपीएससी परीक्षा में देखने को मिला है उसमें सीएम योगी ने जो तमाम जांचें थी और जिनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी थी उनमें सख्त कार्रवाई करते न सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया गया है बल्कि उनको निलंबित करके जो उनसे जुड़े लोग हैं अभी उनको भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर बात चकबंदी विभाग की करें तो अपर चकबंदी संचालक सुरेश यादव को आज एक दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूरी मिल गई है और पुलिस रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले में उनकी भूमिका रही है और किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने अंजू लता कटियार के मामले में भी यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से अंजू लता कटियार पीसीएस की गिरफ्तारी के बाद पूरा पीसीएस एसोसिएशन ने एक बैठक की थी, नाराजगी जताई थी, उसको दरकिनार करते हुए यह साफ किया गया है कि अंजू लता कटियार के पास से जुड़े जो साक्ष्य मिले हैं उनकी संलिप्तता से वो पर्याप्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए और यही कारण है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही। तो कुल मिलाकर अजय ये साफ है कि जो भी भ्रष्टाचार के मामले आए हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उनके मामले में किसी भी कीमत पर कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये राज्य सरकार मैसेज देने का काम कर रही है। डॉक्टर कौशिक, तो क्या हम माने कि अब योगी एक बुलडोजर की मोड में आ गए हैं और शासन और प्रशासन के बीच में ये एक जंग छिड़ी है जिसमें शासन साफ कर रहा है कि अब प्रशासन रास्ते पर आए, नहीं तो फिर बुलडोजर के नीचे आने को तैयार रहे? नहीं, बिल्कुल। और जितनी भी कार्रवाइयां आज हो रही हैं ये सारी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले कर ली गई थी, सारी जांचें। लेकिन योगी चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहते थे, तब तक आचार संहिता लग गई और सारी फाइलें कंप्लीट नहीं थी। उस पर चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री ने एक डांटा भी था भरी मीटिंग में कि ये इतनी लेट रिपोर्ट बनने में कैसे देर हो गई। तो ये बिल्कुल एक्शन में पहले भी थी और ये अब संदेश देना, अब तो लड़ाई अलग हो गई ना। बीच में लगातार ये भी सवाल आने लगे, राजभर साहब बार बार कह रहे थे कि रेट भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, फर्क है कि 500 का रेट अब 5000 में तब्दील हो गया है। मतलब इस तरह की जो बातें गाहे बगाहे लोग उठा रहे थे और जो खबरें भी आ रही हैं, हम यूपीपीएससी की बात करें या जो कार्रवाइयां हुई हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो कॉकस है, वो जो तंत्र है शासन के भीतर, प्रशासन के भीतर, वो खत्म नहीं हो रहा था। देखो, बीच में चर्चा चली थी कि मुख्यमंत्री ने अपना डीजीपी बुलाया और डीजीपी यहां से रिलीव नहीं हुआ और 33-34 दिन तक डीजीपी की पोस्ट खाली रही उत्तर प्रदेश में। तो उस समय मुख्यमंत्री की बड़ा किरकिरी हुई थी उस समय, और ये बड़ा चर्चा था कि पंचम तल में जो मुख्यमंत्री अपना डीजीपी नियुक्त नहीं कर सकता है उसमें राजनाथ सिंह की भूमिका आ रही थी, राजनाथ सिंह रिलीव नहीं कर रहे थे। दूसरा क्या, चीफ सेक्रेटरी में इन्होंने 3 महीने लगा लिया दूसरा बदलने में। चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने काम कराया जो अखिलेश सरकार का चीफ सेक्रेटरी था। तो ये चर्चाएं जो कॉकस वहां एनएक्सी में और पंचम तल में, उसमें तोड़ने में थोड़ा सा योगी जी को दिक्कत हो रही थी। तो ये मैंडेट जो मिला है लोकसभा में, उसके बाद क्या ताकत बढ़ी है योगी की, और वो भी नजर आ रहा है आपको इस एक्शन में? नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से जो बीजेपी मान के चल रही थी कि हमारी 40 सीटें लगभग आएगी और 62 सीट आई हैं, तो कहीं ना कहीं योगी का योगदान है उसमें। तो यानी कि ये सफाई का सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल, ये स्वच्छता अभियान तंत्र के भीतर का बिल्कुल जारी रहने वाला है। बिल्कुल जारी रहेगा। और मैं आपको बता दूं, एक लिस्ट इसी हफ्ते और आने वाली है डीएम एसएसपी की, और कुछ सीनियर आईएएस भी हैं, जो बदलाव होगा उसमें बना ली गई है लगभग। और ये बिल्कुल योगी जी संदेश देना चाहेंगे कि केवल एक छत्र राज है, योगी के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है, न चाहे वो मुख्यमंत्री का है। और जो राजनाथ सिंह जो हस्तक्षेप कर रहे थे वहां पर, मुझे लगता है कि वो भी एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी है। धन्यवाद डॉक्टर कौशिक आपका, उमेश, राजीव, नरेंद्र, आप सभी का धन्यवाद। तो जो ये एक्शन में योगी नजर आ रहा है, इसके सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैंडेट से अगर ताकत मिली है तो मैंडेट ये भी बता रहा है कि अब एक्शन में आइए, इसके अलावा और जनता को कुछ चाहिए भी नहीं। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहाँ खबरों का।